मालूम था कि उनके पिता के एक्स्ट्रा अफेयर हैं बाहर महिलाओं के साथ में। अक्षत निकला निर्दोष। यह औरत जो कि मानवेंद्र की गर्लफ्रेंड थी बनी असली हत्यारिन। जी हां, लखनऊ के हाई प्रोफाइल बाप बेटे केस में ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया है। जिस बेटे को अब तक लोग गुनहगार मान रहे थे, जिस पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप था, उसी केस में अब एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आ रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब सवाल उठ रहा है, क्या अक्षत वाकई उतना दोषी था जितना उसे माना गया, या फिर कहानी की असली पटकथा किसी और ने लिखी थी? और क्या कोई मानवेंद्र की महिला मित्र का मामला सामने निकल कर आ रहा है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मानवेंद्र की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति अवश्य लिखें, ताकि मानवेंद्र की आत्मा को शांति मिल सके। और जस्टिस फॉर मानवेंद्र भी अवश्य लिखें, ताकि मानवेंद्र को इंसाफ मिल सके। चलिए जल्दी से आपको पूरा मामला बता देते हैं। लखनऊ का आशियाना इलाका, आलीशान कोठी, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, शहर के बड़े कारोबारी मानवेंद्र सिंह, बाहर से एक आदर्श परिवार, अंदर से बढ़ता तनाव, करियर का टकराव और फिर एक रात गोलियों की आवाज। पहली कहानी यही थी कि पिता और बेटे के बीच करियर को लेकर विवाद हुआ। मेडिकल बनाम बिजनेस की लड़ाई, गुस्से में चली गोली, फिर सबूत मिटाने की साजिश, नीला ड्रम, एसिड, केरोसिन और शहर को दहला देने वाली बरामदगी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने इस केस को बिल्कुल नए एंगल पर खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह की निजी जिंदगी उतनी शांत नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। एक महिला, एक रिश्ता जो आधिकारिक तौर पर कभी सामने नहीं आया, लेकिन घर की दीवारों के अंदर उसकी मौजूदगी की चर्चा लंबे समय से थी। क्या वही रिश्ता इस कहानी की असली चाबी है? क्या वही महिला इस पूरे घटनाक्रम की छुपी हुई कड़ी है? क्या अक्षत सिर्फ एक मोहरा था? क्योंकि अब यह सवाल भी उठ रहा है, जिस रात यह सब हुआ, उस रात सच में घर के अंदर कौन कौन था? क्या बहस सिर्फ करियर को लेकर थी, या फिर उस रिश्ते को लेकर जिसमें बेटे की नाराजगी गहरी होती जा रही थी? पड़ोसियों की माने तो पिछले कुछ महीनों में घर के अंदर माहौल बदल गया था। पिता का व्यवहार अलग था, फोन पर लंबी बातें, अचानक बाहर जाना और फिर घर के भीतर बढ़ती खामोशी। अक्षत, जो कभी रामलीला में मेघनाथ बनकर मंच पर तालियां बटोरता था, क्या वह सच में इतना निर्दयी हो सकता है, या फिर उसके सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी की गई जहां वह फंस गया? जांच के शुरुआती चरण में कहानी सीधी दिखाई दी। विवाद, गोली, घबराहट, सबूत मिटाने की कोशिश। लेकिन जैसे जैसे जांच गहराई में गई, कई परतें खुलती गईं। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, आर्थिक लेन देन और एक नाम जो अब धीरे धीरे चर्चा में आ रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर किसी महिला को आरोपी घोषित नहीं किया है, मगर सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, वे यह संकेत जरूर देती हैं कि कहानी में एक ऐसा किरदार मौजूद है जिसे अभी तक पर्दे के पीछे रखा गया था। क्या यह मामला सिर्फ पिता पुत्र के टकराव का था, या फिर यह प्रेम, अधिकार, संपत्ति और नियंत्रण की जटिल कहानी है? क्योंकि 20 करोड़ की कोठी, 19 पैथोलॉजी लैब्स, शराब कारोबार और करोड़ों का नेटवर्क, ऐसे मामलों में भावनाएं ही नहीं, संपत्ति भी दांव पर होती है। अब जो तस्वीर बन रही है, उसमें अक्षत का किरदार पहले जैसा सीधा नहीं दिखता। कुछ लोग कह रहे हैं उसने दबाव में बयान दिया, कुछ का मानना है असली मास्टरमाइंड कोई और है, और कुछ यह भी कह रहे हैं सच्चाई अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। तो आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या गोली सच में बहस के दौरान चली, या यह सब पहले से रची गई साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अक्षत निर्दोष है तो असली हत्यारिन कौन है? पूरी कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा शुरुआत की तरफ, उस परिवार की तरफ, उस तनाव की तरफ और उस रिश्ते की तरफ जिसने शायद इस केस की दिशा बदल दी। लखनऊ का आशियाना, चौड़ी सड़कें, ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरों से घिरी गेटेड कॉलोनियां और भीतर खड़ी महंगी गाड़ियां, यही पहचान है उस इलाके की जहां मानवेंद्र सिंह की 20 करोड़ की कोठी खड़ी थी। बाहर से शाही, अंदर से खामोश। मानवेंद्र सिंह, शहर का बड़ा नाम, 19 से ज्यादा पैथोलॉजी लैब्स का नेटवर्क
शराब कारोबार में हिस्सेदारी, राजनीतिक और सामाजिक दायरे में मजबूत पकड़। कॉलोनी में उनका रुतबा अलग था। हर साल रामलीला का आयोजन, समाज में सक्रियता, लोगों की मदद, उनकी छवि एक सफल और जिम्मेदार कारोबारी की थी। लेकिन इस भव्य कोठी की दीवारों के भीतर पिछले कुछ महीनों से एक अनकही खाई बढ़ रही थी। उनकी पत्नी के निधन को 9 साल हो चुके थे। उस वक्त अक्षत छोटा था, कृति तो और भी छोटी। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी की सलाह दी, मगर मानवेंद्र सिंह ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा था, मेरे बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने खुद बच्चों को पाला, उन्हें हर सुविधा दी। अक्षत को महंगी गाड़ी मिली, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, शहर में पहचान मिली। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अक्षत अब 21 साल का हो चुका था। उम्र ऐसी जहां सोच बदलती है, सपने आकार लेते हैं और पहचान की तलाश शुरू होती है। पिता चाहते थे मेडिकल लाइन, MBBS, डॉक्टर बने, पारिवारिक प्रतिष्ठा और बढ़े। अक्षत चाहता था बिजनेस, अपना कुछ शुरू करना, शायद रेस्टोरेंट, शायद बार, शायद कुछ अलग। दोनों की दिशा अलग थी। शुरुआत में यह मतभेद सामान्य बहस तक सीमित रहा। डाइनिंग टेबल पर हल्की बहस, स्टडी रूम में लंबी बातचीत, कभी आवाज ऊंची, कभी दरवाजा जोर से बंद। करीब 6 महीने पहले अक्षत ने अचानक घर छोड़ दिया। पीछे छोड़ा 6 पन्नों का नोट। उस नोट में लिखा था, वह मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहता, वह नीट की तैयारी नहीं करेगा, वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा। उस रात घर में सन्नाटा था। मानवेंद्र सिंह ने पहली बार बेटे को लेकर असहाय महसूस किया। अगले ही दिन रिश्तेदारों की मदद से अक्षत वापस लौटा। पिता ने दबाव कम किया, मामला शांत हो गया। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही दिखा, लेकिन असली बदलाव यहीं से शुरू हुआ था। पड़ोसियों ने नोटिस किया, अक्षत अब पहले जैसा नहीं रहा। वह कम बाहर निकलता, दोस्तों से दूरी बढ़ी, मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताने लगा। उधर मानवेंद्र सिंह का रूटीन भी थोड़ा बदल गया। देर रात फोन कॉल्स, कुछ निजी मीटिंग्स, अचानक बाहर जाना और घर में एक अनजाना तनाव। यहीं से उस कथित महिला का एंगल धीरे धीरे चर्चा में आने लगा। सूत्र बताते हैं कि मानवेंद्र सिंह पिछले कुछ समय से एक महिला के संपर्क में थे। यह रिश्ता कितना पुराना था, कितना गंभीर था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, मगर घर के भीतर इसको लेकर असहजता थी। अक्षत को यह रिश्ता पसंद नहीं था। ऐसी बातें लोकल स्तर पर कही जा रही थी। क्या यह सिर्फ अफवाह थी या घर के भीतर सच में कोई ऐसा टकराव था जिसने हालात को जटिल बना दिया? इसी बीच आता है 19 फरवरी की रात। परिवार एक शादी समारोह में शामिल होकर लौटा। माहौल सामान्य था, बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक। गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई, दरवाजे बंद हुए, हर कोई अपने कमरे में चला गया। रात गहराती गई। कॉलोनी में शांति थी, मगर दूर शादी हॉल से डीजे और पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। तड़के से पहले का समय। बताया जाता है कि इसी दौरान पिता और बेटे के बीच बहस हुई। मुद्दा क्या था? करियर, पैसों का नियंत्रण या कोई निजी रिश्ता? आवाजें तेज हुईं, शब्द तीखे हुए और फिर एक फायर। लाइसेंसी राइफल से चली गोली ने सब कुछ बदल दिया। मानवेंद्र सिंह वहीं गिर पड़े। घर के भीतर मौजूद थी कृति, 11वीं की छात्रा। अचानक हुई इस घटना ने उसे जड़ कर दिया। आरोपों के मुताबिक इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। घबराहट, डर और फिर सबूत मिटाने की कोशिश। आरी खरीदी गई, शरीर के टुकड़े किए गए, एक बड़ा नीला ड्रम लाया गया, एसिड और केरोसिन का इस्तेमाल करने की तैयारी की गई। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सब एक 21 साल का लड़का अकेले कर सकता था? तीसरी मंजिल से भारी ड्रम नीचे लाना, बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह ले जाना, मोबाइल डिस्पोज करना, लोकेशन मैनेज करना, क्या यह सब अचानक गुस्से में हुआ फैसला था या पहले से सोची समझी योजना? और अगर योजना थी तो किसकी? यहीं से कहानी में शक की एक नई रेखा खींचती है। पुलिस जांच में जब मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाली गईं, तो कुछ नंबर बार बार सामने आए। कुछ कॉल्स घटना से ठीक पहले और बाद में हुई। क्या उन कॉल्स का संबंध उसी कथित महिला से था? फिलहाल पुलिस आधिकारिक तौर पर यही कहती रही कि करियर तनाव मुख्य वजह है, मगर लोकल चर्चा कुछ और संकेत दे रही थी। गुमशुदगी का ड्रामा भी सामने आया। पड़ोसियों से कहा गया, पापा दिल्ली गए हैं। कुछ दिन तक यही कहानी दोहराई जाती रही, मगर जैसे ही मोबाइल लोकेशन काकोरी में मिली और बेटे की लोकेशन भी वहीं मैच हुई, पुलिस का शक गहरा गया। पूछताछ में अक्षत के बयान बदलने लगे। पहले दिल्ली,
फिर संपर्क टूटना, फिर गलती से चली गोली, आखिरकार स्वीकारोक्ति। लेकिन क्या स्वीकारोक्ति पूरी सच्चाई है या दबाव में दिया गया बयान? क्योंकि केस जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। अगर करियर ही वजह था तो 6 महीने पहले मामला शांत हो चुका था। अगर सिर्फ गुस्सा था तो इतनी सुनियोजित सफाई क्यों? अगर अचानक हादसा था तो एसिड और ड्रम की तैयारी कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस रात घर में सिर्फ 3 लोग थे? क्योंकि अब चर्चा यह भी है कि घटना के बाद कुछ समय के लिए घर के आसपास एक अनजान गाड़ी देखी गई थी। क्या वह महज संयोग था या कहानी की अनदेखी कड़ी? इस पूरे घटनाक्रम में अक्षत का किरदार अब 2 हिस्सों में बंटा दिखाई देता है। एक तरफ वह बेटा जो करियर को लेकर लड़ रहा था, दूसरी तरफ वह युवक जो शायद किसी और खेल में फंस गया। क्या उसने सच में ट्रिगर दबाया या किसी और के इशारे पर सब कुछ उसके सिर मढ़ दिया गया? क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह केस सिर्फ पिता पुत्र विवाद नहीं रह गया। यह अब रिश्तों, नियंत्रण, संपत्ति और निजी जीवन के टकराव की जटिल कहानी बन चुका है। और यही इस केस का सबसे बड़ा मोड़ है, जहां अक्षत की तस्वीर धीरे धीरे धुंधली हो रही है और एक और चेहरा परछाइयों से बाहर आता दिख रहा है। 19 फरवरी की रात और 20 फरवरी की सुबह के बीच जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ एक परिवार नहीं तोड़ा, उसने पूरे शहर की सोच को झकझोर दिया। लेकिन असली कहानी उस वक्त शुरू हुई जब यह मामला गुमशुदगी से हत्या में बदला और हत्या से शक के जाल में। जब मानवेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, तब पुलिस ने इसे एक हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया। एक बड़ा कारोबारी अचानक लापता हो जाए, यह सामान्य बात नहीं थी। शुरुआत में एंगल साफ था। क्या अपहरण हुआ? क्या बिजनेस रंजिश? क्या रंगदारी? क्योंकि जिनका 19 पैथोलॉजी लैब्स का नेटवर्क हो, जिनका शराब कारोबार से नाम जुड़ा हो, जिनकी 20 करोड़ की कोठी हो, उनके दुश्मन भी कम नहीं होते। पुलिस ने सबसे पहले बाहरी एंगल खंगाले। बिजनेस पार्टनर्स से पूछताछ हुई, पुराने विवाद देखे गए, बैंक ट्रांजैक्शन चेक हुए, लेकिन हर रास्ता बार बार आकर घर की दहलीज पर रुक जा रहा था। मोबाइल लोकेशन ने पहला बड़ा झटका दिया। फोन दिल्ली नहीं गया था, आखिरी लोकेशन काकोरी के आसपास थी। और जब बेटे अक्षत की लोकेशन भी उसी इलाके में मैच हुई, पुलिस के लिए यह सिर्फ संयोग नहीं रहा, पूछताछ का दायरा सख्त हुआ। अक्षत से घंटों सवाल हुए, उसकी कहानी बदलती रही। पहले कहा पापा दिल्ली गए हैं, फिर कहा संपर्क टूट गया, फिर कहा बहस हुई थी, और आखिरकार गोली चलने की बात स्वीकार की। लेकिन जांच यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस जब घर पहुंची और तीसरी मंजिल की तलाशी ली, तो जो मिला उसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। नीला ड्रम, बदबू, फॉरेंसिक टीम, सील किया गया फ्लोर। यह दृश्य किसी क्राइम थ्रिलर जैसा था, लेकिन यह हकीकत थी। फिर शुरू हुआ दूसरा दौर, मोटिव का। क्या वजह सिर्फ करियर थी, नीट परीक्षा का दबाव, डॉक्टर बनाम बिजनेस की जिद, या फिर कुछ और? यहीं से चर्चाओं में एक महिला का जिक्र आने लगा। लेकिन यहां बहुत साफ कर देना जरूरी है, अभी तक यह पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है कि मानवेंद्र सिंह की कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी। यह भी साबित नहीं हुआ है कि किसी महिला का इस घटना से कोई सीधा संबंध था। और यह भी तय नहीं है कि यह कांड किसके द्वारा किस योजना के तहत किया गया। लोग कह रहे हैं, इलाके में बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब का अभी तक कोई आधिकारिक प्रूफ सामने नहीं आया है। जांच एजेंसियों ने भी सार्वजनिक रूप से किसी महिला को आरोपी नहीं बताया है। फिर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई कॉल डिटेल्स में कुछ नंबर बार बार सामने आए। कुछ बातचीत घटना से पहले और बाद की टाइमलाइन में दिखी, लेकिन बातचीत होना और अपराध में शामिल होना दोनों अलग बातें हैं। कानूनी तौर पर जब तक कोई ठोस सबूत न हो, किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस केस की परतें इतनी उलझी हुई हैं कि हर संभावना की जांच जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ गुस्से में चली गोली थी, तो उसके बाद की सुनियोजित सफाई कैसे? अगर अचानक हादसा था, तो आरई, एसिड, ड्रम और लोकेशन मैनेजमेंट की योजना कैसे बनी? पुलिस के सामने भी यही चुनौती थी। क्या यह इमोशनल आउटबर्स्ट था या सोचा समझा कदम? कृति का बयान भी अहम था। छोटी बहन जो उस रात घर में मौजूद थी, क्या उसने बहस सुनी? क्या उसने गोली की आवाज पहचानी? क्या उसे डराया गया? सूत्र बताते हैं कि वह गहरे सदमे में थी, लेकिन यहां भी जांच जारी है। समाज में यह केस इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह सिर्फ हत्या नहीं, एक हाई प्रोफाइल परिवार का टूटना है। 20 करोड़ की कोठी,
करोड़ों का कारोबार, सामाजिक प्रतिष्ठा और फिर घर के अंदर ऐसा खौफनाक दृश्य। पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया कि शुरुआती जांच के आधार पर करियर तनाव बड़ा कारण प्रतीत होता है, लेकिन प्रतीत और साबित में फर्क होता है। इसी बीच संपत्ति का एंगल भी चर्चा में आया। क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर कोई विवाद था? क्या पैथोलॉजी लैब्स की हिस्सेदारी को लेकर मतभेद था? यह सब सवाल हैं जिन पर जांच जारी है। अब शहर दो हिस्सों में बंटा दिखाई देता है। एक पक्ष कहता है बेटे ने गुस्से में कर दिया, दूसरा पक्ष कहता है कहानी पूरी नहीं है, और तीसरा पक्ष कहता है जब तक कोर्ट फैसला न दे कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं। सबसे बड़ी बात, स्वीकारोक्ति होना ही अंतिम सच नहीं होता। कानून में स्वीकारोक्ति की भी अपनी प्रक्रिया है। क्या वह दबाव में थी? क्या वह पूरी सच्चाई थी? क्या कोई और शामिल था? ये सारे सवाल अब अदालत और जांच एजेंसियों के सामने हैं। लेकिन एक चीज साफ है, यह केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि परिवारों के भीतर चल रहे तनाव कितने खतरनाक रूप ले सकते हैं। करियर का दबाव, रिश्तों की जटिलता, पैसों का नियंत्रण और संवाद की कमी। अगर इन सब का संतुलन बिगड़ जाए तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है। फिलहाल सच और अफवाह के बीच की रेखा बहुत पतली है। महिला एंगल अभी सिर्फ चर्चा है, प्रमाणित तथ्य नहीं। करियर विवाद जांच का हिस्सा है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। संपत्ति विवाद सवाल है, साबित आरोप नहीं। और अक्षत आरोपी है, लेकिन अदालत का फैसला अभी बाकी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आगे क्या होगा? क्या जांच में नया नाम सामने आएगा? क्या टेक्निकल एविडेंस कोई और दिशा दिखाएगा, या मामला वहीं टिकेगा जहां अभी है? जांच जब शुरुआती सनसनी से आगे बढ़ी तो मामला भावनाओं से निकलकर पूरी तरह तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश कर गया। यहीं से तय होना था कि सच क्या है और कहानी क्या। सबसे पहले फॉरेंसिक एंगल पर ध्यान दिया गया। घर से बरामद ड्रम, उसमें मिले अवशेष, फर्श पर मिले धब्बे, दीवारों के सैंपल, बाथरूम और टेरेस से उठाए गए केमिकल ट्रेस, सब कुछ वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया। एफएसएल टीम ने यह देखना शुरू किया कि गोली किस दूरी से चलाई गई, फायरिंग की दिशा क्या थी, क्या मौके पर संघर्ष के निशान थे, क्या सफाई बाद में की गई। लाइसेंसी राइफल की बैलिस्टिक जांच हुई, कारतूस का मिलान किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि बरामद गोली उसी हथियार से चली थी या नहीं। यह जांच बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यदि फायरिंग की कहानी बहस के दौरान अचानक वाली थी तो घटनास्थल की फिजिकल पोजीशन उसी को सपोर्ट करनी चाहिए थी। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा था टाइमलाइन। 19 फरवरी की रात शादी से वापसी का समय, उसके बाद घर में मौजूद लोगों की गतिविधि, 20 फरवरी की सुबह से पहले क्या क्या हुआ, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और लोकेशन डेटा की क्रॉस वेरिफिकेशन की गई। काकोरी की लोकेशन, जहां मोबाइल की आखिरी ट्रेसिंग मिली, उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। क्या गाड़ी वहां दिखी? क्या कोई और साथ था? कितने बजे मूवमेंट हुआ? ये सब चीजें डिजिटल सबूत के तौर पर केस का हिस्सा बनी। अब आते हैं उस कथित महिला एंगल पर। जैसा पहले साफ कहा गया, अभी तक यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ है कि मानवेंद्र सिंह की कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी। न ही यह साबित हुआ है कि किसी महिला का इस घटना से कोई सीधा संबंध था। लोग कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रूफ जांच एजेंसियों ने सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया है। पुलिस ने आधिकारिक बयान में करियर तनाव और पारिवारिक विवाद को मुख्य आधार बताया है। इसलिए फिलहाल कानूनी रिकॉर्ड में जो दर्ज है वह यही है: पिता पुत्र के बीच विवाद, गोली चलना और उसके बाद सबूत छिपाने की कोशिश। अब कानूनी प्रक्रिया की बात करें। अक्षत के खिलाफ जो धाराएं लगाई गईं, उनमें हत्या और सबूत मिटाने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। जांच एजेंसी को यह साबित करना होगा कि हत्या जानबूझकर की गई। घटना के बाद सुनियोजित तरीके से सबूत मिटाए गए। आरोपी का इरादा स्पष्ट था। यदि बचाव पक्ष यह साबित करने की कोशिश करता है कि गोली गलती से चली, तो उन्हें यह दिखाना होगा कि घटना अचानक थी, पहले से कोई योजना नहीं थी और बाद की गतिविधियां घबराहट में की गईं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य है। अगर कोई व्यक्ति हत्या के बाद शव के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे काटता है, छुपाता है, एसिड या अन्य माध्यम से नष्ट करने की कोशिश करता है, तो अदालत इसे कवर अप यानी अपराध छुपाने का संकेत मानती है। यह बिंदु अभियोजन पक्ष के लिए मजबूत माना जाता है। अब कृति की भूमिका भी जांच का हिस्सा रही। क्या उसने पूरी घटना देखी? क्या वह प्रत्यक्षदर्शी है या सिर्फ गोली की आवाज सुनी? क्योंकि नाबालिग या कम उम्र के गवाहों के बयान को
अदालत विशेष सावधानी से देखती है। यदि उसने धमकी की बात कही है तो वह भी चार्जशीट का हिस्सा बन सकता है। पुलिस ने चार्जशीट तैयार करते समय इन सभी पहलुओं को दस्तावेजी रूप दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल डेटा, हथियार की जांच, बरामदगी मेमो, कबूलनामा यदि वैधानिक प्रक्रिया के तहत दर्ज हुआ हो, यह सब कोर्ट में पेश किया जाना है। अब बड़ा सवाल, क्या यह मामला सिर्फ करियर तनाव तक सीमित रहेगा? कानून में मोटिव जरूरी होता है, लेकिन हत्या साबित करने के लिए सिर्फ मोटिव ही काफी नहीं। जरूरी है स्पष्ट सबूत, संगत टाइमलाइन और तकनीकी साक्ष्य। यदि भविष्य में जांच में कोई नया एंगल सामने आता है, जैसे वित्तीय विवाद, संपत्ति हस्तांतरण या किसी तीसरे व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी, तो पूरक चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से मामला पिता पुत्र विवाद के फ्रेम में ही दर्ज है। समाज में चाहे कितनी भी चर्चा हो, अदालत में वही टिकेगा जो रिकॉर्ड पर है। इस केस ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या उच्च आर्थिक स्थिति परिवार को भावनात्मक रूप से सुरक्षित बनाती है? यहां संसाधनों की कमी नहीं थी, सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन संवाद की कमी संभव है। करियर को लेकर दबाव, भारत जैसे समाज में यह एक गंभीर मुद्दा है। माता पिता की अपेक्षा और बच्चों की आकांक्षा जब टकराती है तो परिणाम कभी कभी चरम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कानून भावनाओं के आधार पर नहीं चलता, वह देखता है किसने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। फिलहाल केस न्यायिक प्रक्रिया में है। अंतिम सच्चाई अदालत के फैसले से ही तय होगी। अफवाहें, सोशल मीडिया चर्चा, लोकल बयान, यह सब अलग है। रिकॉर्ड पर दर्ज तथ्य अलग। अब आगे की दिशा तय होगी फॉरेंसिक की अंतिम रिपोर्ट से, गवाहों के बयानों से और अदालत में होने वाली बहस से। सवाल अभी भी हैं, लेकिन जवाब अब कानूनी प्रक्रिया से आएंगे, भावनात्मक बहस से नहीं। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक परिवार के टूटने की कहानी है। एक पिता की मौत, एक बेटे पर आरोप, एक बहन का सदमा और समाज के सामने खड़े कई सवाल। अगर आपने पूरी कहानी ध्यान से सुनी है तो आप समझ चुके होंगे कि सच और अफवाह में कितना फर्क होता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इंतजार करना चाहिए अदालत के फैसले का। लेकिन एक बात तय है, मानवेंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सब कमेंट में जरूर लिखें, ओम शांति।